आई होप आपको दिख रहा हो कि कुछ मतलब दूध की रिएक्शन हो गई है विनेगर के साथ 5 मिनट बाद और ये फट गया है। हमने आज बच्चों पनीर बनाया क्लास में। क्या बात है, हमने आज क्लास में पनीर बना दिया बच्चों। एंडो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट मैं तब नादान था, मैंने इसको ऐसे याद किया था गेंडो। क्या यार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग एक और धमाकेदार वन शॉट के लिए मिले हैं। अभी तक मैं आपको 2 चैप्टर के वन शॉट्स दे चुका हूँ। एक हमारे पास रहा लाइट का विद एक्सपेरिमेंट्स, और एक हमारे पास रहा ह्यूमन आई का अगेन विद एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन आज हम लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों के लाइट और ह्यूमन आई आ रहा है मिड टर्म में, मुझे पता है कुछ बच्चों का इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा होगा, बट वो 10% बच्चे हैं। क्योंकि मैं आपको अपने ऑफलाइन या अपने पेड बैचेस जो हैं उनके रिस्पेक्ट से पोल के हिसाब से बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के लाइट और ह्यूमन आई आ रहा था। तो इसलिए अब हमने वो ख़त्म किया मिड टर्म के लिए। अब हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे, और सभी का केमिस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो आ ही रहा है। मतलब मैंने अभी तक एक भी स्कूल नहीं देखा है जिसमें एक भी स्कूल नहीं देखा है, चाहे पेड बैचेस हो हमारे ऑनलाइन के चाहे ऑफलाइन के, जहाँ पे बच्चों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या एसिड बेस सॉल्ट ना आ रहा हो। हाँ, कईयों का मेटल्स एंड नॉन मेटल भी आ रहा है, बट सब का ये 2 चैप्टर तो आ रहे हैं। 90% बच्चों के ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो मिड टर्म के लिए हम लोग इन चैप्टर्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगेन ये जो वन शॉट है वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ होने वाला। आप देख सकते हो बहुत सारे केमिकल्स मेरे पास हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो घर से ही निकाली गई हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये वन शॉट शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो आप घर पे ना करें, बिकॉज उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत रिस्की है, बहुत ख़तरनाक है। बिकॉज केमिकल्स के साथ खेलने के लिए कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके इफ़ेक्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। और जो भी मिस हैपनिंग हो जाए तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो रिवर्सिबल ना हो। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे, बिकॉज इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने घर से ही ली है, आपके घर में भी हैं, बट उन्हें आपस में मिक्स करने पे चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। चलिए, तो आज हम लोग इस वन शॉट को शुरू करते हैं विद एक्सपेरिमेंट। बहुत ही प्यारा धमाकेदार वन शॉट है। अगेन क्योंकि केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं तो बहुत करीब से देखनी होगी। तो यहाँ पे एक सेटअप लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जैसे हर बार होता है यहाँ पे भी एक सेटअप है। और कई कई बार तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस कमरे से बाहर जाना होगा। जैसे कि हम इस बॉटल में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट उससे बहुत ज़्यादा गैस निकलेगी। तो अगर मैं इस कमरे में वो एक्सपेरिमेंट कर दूंगा तो हमारे आगे की क्लास नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें बाहर करनी पड़ेंगी, बट कोई बात नहीं, सबको हम साथ साथ इसी वीडियो में वन शॉट में देखेंगे। बहुत ही प्यारा वन शॉट होने वाला है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपने ऐसा वन शॉट कभी नहीं देखा होगा। हर चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट साथ में चलेगा। चलिए शुरू करेंगे और बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। बट इसकी एक सबसे ज़्यादा फेमस डेफिनेशन जो मार्केट में चलती है, हमारी पढ़ाई में चलती है, वो ये है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ न्यू हो नहीं हो, उसे हम लोग कह देते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज ये एक ही बात है। एक बात ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज एक ही बात है। बस केमिकल चेंज में हमें ये पता करना होता है कि कुछ हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है ये भी लिखना होता है। बट दोनों बेसिकली एक ही बात कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हों और जिनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम न्यू हो नहीं हो, उन्हें कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको समझ में आएंगे। जैसे कि सोडियम जब जुड़ता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है सोडियम क्लोराइड। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जानते हो, कुछ नहीं। अच्छा, ये 2 क्यों लगा रहा हूँ, ये बैलेंसिंग का पार्ट है, अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे। बट Na जुड़ा Cl2 के साथ और उसने बनाया NaCl। शायद आपको पता हो कि जो सोडियम है वो जहरीला होता है, और क्लोरीन गैस बहुत सफोकेटिंग होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है। ज़्यादा अमाउंट में सूंघ लिया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकती है। शॉर्ट में कहें तो ये दोनों ही गैसेस, ये दोनों ही चीज़ें एक्चुअली में पॉइजनस हैं, सोडियम और क्लोरीन दोनों ही। बट इनके रिएक्ट होने के बाद बनता है NaCl, जो कि हम रोज़ खाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो गई कहीं ना कहीं, है ना। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आयरन है, यानी कि जो Fe है, वो मैग्नेट से, चुंबक से अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आयरन और सल्फर को आपस में रिएक्ट करवा दूं,
अगर मैं आयरन को और सल्फर को आपस में रिएक्ट करा दूं तो ये बनाते हैं FeS। क्या बनाते हैं? FeS। अगर मैं आयरन और सल्फर को आपस में रिएक्ट करा दूं तो ये बनाते हैं FeS। अब ये आयरन वैसे तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब वो सल्फर के साथ रिएक्ट हो जाता है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। और वहीं पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हाइड्रोजन। शायद आपको पता हो हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, इसमें बहुत जल्दी आग लगती है। लेकिन वहीं पे ऑक्सीजन जो आपको पता है ये आग लगने में हेल्प करता है, प्रोमोटर है। इन शॉर्ट दोनों ही आग लगाने में माहिर है, लेकिन इनके जुड़ने से एक ऐसी चीज़ बनती है जो आप सबको पता ही है बच्चों की आग को बुझाती है। यानी बेटा कभी कभार दो आग लगाने वाले जब मिलते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वो संभल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आग बुझाने वाले बन जाते हैं। बहुत गहरी बात बोली है, वन शॉट के बाद इसके बारे में सोचिएगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के बना रहे हैं पानी, तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं। ये तो वो वाले रिएक्शंस हैं जिनको आप समझ सकते हो, जैसे यार ये जहरीला है, ये जहरीला नहीं है, रोज़ खाते हैं हम, नमक है, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, अब ये नहीं हो रहा है, आग लगाता है नहीं लगाता है। बाकी कोई भी और रिएक्शन में ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। प्रॉपर्टीज किसी भी प्रकार की चेंज हो सकती हैं, खासकर केमिकल एंड फिजिकल। कलर में चेंज आना, स्मेल में चेंज आना, ये फिजिकल चेंजेस हो गए, है ना। लेकिन वो पहले इससे रिएक्ट हो रहा था, अब नहीं हो रहा, वो पहले एसिड था वो बेस बन गया, मतलब इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है। अब नोट का पॉइंट क्या कहता है कि ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ रिएक्शन। देखो होता क्या है, हमने अभी बोला कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं जब भी रिएक्शन होती है। लेकिन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट आए थे, आप कह सकते हैं, उन्होंने जॉन डाल्टन उनका नाम था। उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जब भी एक रिएक्शन होती है तो कुछ भी नया नहीं बनता, बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो उनके हिसाब से सोडियम और क्लोरीन पहले अकेले बैठे हुए थे, अब वो एक दूसरे के साथ बैठ गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल गई हैं, कुछ भी नया फॉर्म नहीं हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले अलग बैठे हुए थे, अब वो साथ बैठे हुए, तो कुछ भी नया फॉर्म नहीं हुआ है, बस एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। इट इज़ लाइक कि आप अपने रूम में अकेले थे और आपके पापा अपने रूम में अकेले थे, तो आप अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, समझ रहे हो। लेकिन जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ बैठे, आपने अपनी प्रॉपर्टीज को बदल लिया। तो जॉन डाल्टन जी का भी यही कहना था कि जब रिएक्शन होती है तो कुछ नया नहीं फॉर्म होता है, बस एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, किसी के साथ बैठते हैं, अलग हो जाते हैं और जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बात भी ठीक है। और ये अगर इसको हम एटम और मॉलिक्यूल के बिहाफ पे देखें तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन है, बस वो आपस में रिएक्ट हो गया और एक नया कंपाउंड बना दिया। तो इस बिहाफ पे देखें तो बात ठीक भी है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है और एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। बट ऐसे समझे तो एटम्स के रीअरेंजमेंट से ही प्रॉपर्टीज में चेंज आती हैं, तो हम ऐसा भी, दोनों ही बात ठीक है, डेफिनेशन में आपको ये लिखना है, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, है ना। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज आप सबको पता होगा कि ये जो दो हमारे लिए है वो है रिएक्टेंट। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और ऐसे कोई भी दो सब्सटेंस जो बनते हैं यानी कि जो फॉर्म होते हैं, अब मैं यहाँ पे दो बोल रहा हूँ बट ज़रूरी नहीं है ये दो ही हों। आपको पता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, कोई नंबर नहीं है इसके लिए। वो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये दो जो है वो हमारे लिए रिएक्टेंट्स हैं और ये दो जो है हमारे लिए प्रोडक्ट हैं। जैसे कि पीछे वाले रिएक्शन के अंदर दो 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 रिएक्टेंट थे लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास एक ही था। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन दूं, अभी फिलहाल आप इस रिएक्शन पे ना ही ध्यान देना, बट एग्जांपल के तौर पे NaHCO3 को हम आगे जाके इस चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर्स में हीट करेंगे, तो हीट करने पे आपको मिलेगा एक तो Na2CO3 मिलेगा, साथ में मिलेगा H2O और साथ में मिलेगा CO2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हमारे पास अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट सिर्फ एक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है और इसको हीट करके हमारे पास तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, Na2CO3, H2O और CO2, ये हमारे लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोई फिक्स नंबर होता है, कितने भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट कौन है, जो रिएक्ट होते हैं, जिनका अमाउंट खत्म होता रहता है, जिनको आप टेस्ट ट्यूब में लेते हो और वो गायब होते रहते हैं और उनसे कुछ बनता है ना, उनको रिएक्टेंट कहता है। प्रोडक्ट कौन होते हैं, जो फॉर्म होते हैं एक रिएक्शन से पहले, रिएक्शन की शुरुआत से पहले वो नहीं थे वहाँ, लेकिन रिएक्शन के बाद बनने लग गए, वो दिखने लग गए, अपीयर होने लग गए, पहले नहीं थे अब वो हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट्स, है ना। और जनरली बात है, ये भी आप कॉमन सेंस की बात लगाओगे, जनरली ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स हमेशा इधर लिखे जाते हैं यानी कि लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे, बट आगे जाके ज़रूरी नहीं है। अगर मैं एक रिएक्शन ऐसे लिख दूँ A + B
से रिएक्ट होके सी मिला, तो खेल तो सारा वैसे एरो का है, तो ये मेरे लिए रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये मेरे लिए प्रोडक्ट। बट ठीक है, 10th क्लास में हम जनरली, 11th में भी जनरली, 12th में भी जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स को हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे। बट ये परिभाषा नहीं है, ध्यान रखना, डेफिनेशन वही है। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट होते हैं या रिएक्शन के दौरान गायब होते रहते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो बनते हैं, फॉर्म होते हैं या रिएक्शन के बाद अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इस रिएक्शन में AgNO3 और NaCl हमारा रिएक्टेंट हो गए और NaNO3 और AgCl प्रोडक्ट हो गए। ठीक है जी। अब एक केस स्टडी यहाँ पे मैग्नीशियम का लेंगे। देखो, केस स्टडी का मतलब बस यही है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। पहली बात तो इसके अंदर मेरे पास मैग्नीशियम का चूरा है। ये मैग्नीशियम का चूरा मैंने कहाँ से निकाला? तो आंसर है, जो हमारी फुलझड़ी होती है, हमारी जो स्पार्कल होती है, उसमें मैग्नीशियम और बाकी सारे कंपाउंड्स भी होते हैं। तो जो फुलझड़ी से वाइट कलर का स्पार्कल सा आता है, एक तो येलो आता है और एक वाइट, जो वाइट वाला स्पार्कल होता है वो एक्चुअली में मैग्नीशियम की वजह से आता है। मैं इसके ऊपर बात करूँगा अभी, बट अभी के लिए हम पहले केस स्टडी को समझेंगे। केस स्टडी क्या? कुछ भी नहीं है, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। हमारे पास रिबन तो नहीं है लेकिन मैग्नीशियम है, अभी हम उससे काम करेंगे, लेकिन हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है। ठीक है जी, हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया। अब मैग्नीशियम रिबन लेके करना क्या है? तो आपको मैग्नीशियम को जलाना है। मैं यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिख रहा हूँ, आप सबको ये जीवन भर याद करना चाहिए। इन केमिस्ट्री कंबंशन और बर्निंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना? कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, जब भी कंबंशन होता है, कोई चीज जलती है, तो या फिर हम सीधा लिख दे बर्न हो रही है, कंबंशन हो रहा, बात एक ही है। तो वो एक्चुअली में रिएक्ट हो रही होती है ऑक्सीजन के साथ। तो हमें मैग्नीशियम को भी जलाना है, बर्न करना है। तो अगर मैं मैग्नीशियम को बर्न करूंगा, तो मतलब है मैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा और मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट रंग का पाउडर मिलेगा। तो अगर मेरे पास मैग्नीशियम है और मैं उसको जलाता हूं, तो जलाने पे मुझे दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज है, जब वो जलता है तो वाइट डैजलिंग फ्लेम्स बनाता है। मतलब ये नॉर्मल तरीके से नहीं जलता है, ये जलने पे वाइट रंग की चमकने वाली फ्लेम्स जो है वो बनाता है, जो कि अभी हम देखने भी वाले हैं। तो जलने पे ये वाइट रंग की डैजलिंग यानी चमकने वाली फ्लेम्स फॉर्म करता है। एंड सेकेंड, ये वाइट रंग का पाउडर फॉर्म करता है जो कि नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम का रिबन पकड़ा हुआ है, इसको आग के साथ जला दिया। अब ये जो नीचे पाउडर गिरेगा, ये जो नीचे पाउडर गिरेगा, ये पाउडर किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। Mg और O2 ये हमारे लिए रिएक्टेंट हो जाते हैं, और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैं इसका पूरा नाम लिख दूं तो ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो वाइट रंग की चमकने वाली फ्लेम बनाता है और साथ ही साथ एक पाउडर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि नीचे गिर जाता है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले आओ देखते हैं कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो जलाने पे वो कैसे वाइट रंग की डार्जिलिंग फ्लेम निकालता है इसके इस्तेमाल से। लेकिन मुझे कमरे के बाहर करना होगा क्योंकि खतरनाक चीज़ है। चलो आओ देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास फुलझड़ी का चूरा है जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम भी होता है। तो इसको अगर हम जलाएंगे तो हमें वाइट डार्जिलिंग फ्लेम दिखने की उम्मीद है। आओ एक बार देखते हैं। थोड़ा बहुत येलो भी दिखेगा क्योंकि बाकी सब भी है, बट मेनली वाइट फ्लेम जो है हमें उस पर फोकस करना है।
हाँ जी, तो आपने देखा कि कैसे मैग्नीशियम रिबन में से सॉरी नॉट मैग्नीशियम रिबन, ये फुलझड़ी का चूरा जो हमने जलाया उसमें से जो सिल्वर वाले पार्टिकल्स थे वो तो मैग्नीशियम थे और जलने पे वाइट डेज़लिंग फ्लेम बनाई। बट क्या आप एक इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। हमेशा ये सवाल एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल क्या रहता है? सवाल रहता है कि दो ऑब्जर्वेशंस लिखो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। तो बच्चा पता है क्या लिखता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको दिखा क्या? तो हमें दो चीजें दिखी। पहली बात, व्हाइट रंग की डैजलिंग फ्लेम बनी, और दूसरी चीज जो हमें अजीब सी दिखी वो ये दिखी कि व्हाइट रंग का पाउडर फॉर्म हुआ। ध्यान रखना बच्चों, ऑब्जर्वेशंस दो हैं, व्हाइट रंग की डैजलिंग, चाहे आप लिख लो ऑब्जर्वेशंस वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, दो है। पहली है व्हाइट रंग का पाउडर फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सेकंड लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। ठीक है जी, डन। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, बट होता क्या है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो उससे पहले हमें उसको सैंड पेपर यानी रेगमार से रब करना चाहिए। आई होप सैंड पेपर रेगमार आपको पता है, जिससे पेंटर लोग घर में आने से पहले उसको दीवारों को रगड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम हमने तो नहीं रगड़ा क्योंकि हमने फुलझड़ी वाला लिया और अगेन उसको मैं रगड़ता भी कैसे। बट अगर मैं एक रिबन की बात करूं जिसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, उसके साथ इशू क्या होता है आप जरा देखो। मान लेते हैं ये मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, सब कुछ ठीक है, इसमें मैग्नीशियम है, ऑब्वियस सी बात है अगर ये मैग्नीशियम रिबन है तो इसमें मैग्नीशियम है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब होता क्या है, मैग्नीशियम पड़ा 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर फॉर्म कर लेता है। मैग्नीशियम पड़ा पड़ा अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेता है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि हमारे स्कूल में कार्बोनेट की लेयर लिखवाया है, और मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्योंकि आपके स्कूल में भी लिखवाया हो सकता है, तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूँ कि यार पहले जो लेयर बनती है सबसे पहले वो बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो अलग बात है कि उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट होकर कार्बोनेट भी फॉर्म करता है, टोटली डिफरेंट थिंग। बट इनिशियली जो लेयर फॉर्म होती है वो हम सबको पता होना चाहिए, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। तो आओ समझते हैं होता है क्या। मैग्नीशियम रिबन बहुत टाइम से आपकी लैब में पड़ा हुआ है। अब बहुत टाइम से पड़ा हुआ है तो क्या होता है, उसके ऊपर आके ऑक्सीजन बैठता है, ऑक्सीजन आके बैठता है तो उससे एक बहुत पतली सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर बना लेता है। अब वो लेयर के साथ ही अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो आपका मैग्नीशियम रिबन स्मूथली बर्न नहीं होगा, बर्न होगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, बीच बीच में रुकेगा, कभी कभार येलो से अजीब से कलर की फ्लेम बना देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो स्मूथली बर्न हो तो आप रेग मार से हल्का हल्का रब करके उसके ऊपर की वो ऑक्साइड की लेयर को हटा देते हो, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में। ठीक है बच्चों, ओके। तो टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर जो मैग्नीशियम के ऊपर फॉर्म होती है, ताकि मैग्नीशियम रिबन स्मूथली बर्न हो, इसलिए उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, और वो आ रही है हमारे पास कि करेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के हमारे पास कितने प्रकार के करेक्टर्स हैं, मतलब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मान लो, थोड़ी देर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपको ना पता हूं कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखो। आपको सिर्फ मुझे देख के बताना है, ठीक है। अभी कैमरे में ही देख रहे हो आप मुझे, मेरे घर आके नहीं देख रहे हो कहीं आप मेरे, बस समझ जाओ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कैमरे में देख के बताना है कि मैं एक बॉय हूँ या एक गर्ल हूँ, या एक मेल हूँ या फीमेल हूँ, या मैं एक मैन हूँ, वुमेन हूँ, जो मर्जी कह लो आप, बॉय गर्ल तो नहीं कहोगे, सॉरी। मैं क्या हूँ आप कैसे बताओगे, क्या करेक्टर्स होंगे? कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर लिखो। तो आई होप आपने बोला हो कि मेरी दाढ़ी है, मेरे आवाज़ थोड़ी भारी है, मेरे कंधे ब्रॉड हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे। अगर आपने लिखा है मेरे बाल छोटे हैं तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि बाल छोटे एक फीमेल के भी हो सकते हैं। बट ब्रॉड शोल्डर होना, आवाज़ भारी होना, फेस पे दाढ़ी आना, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट ना होना, ये सब करेक्टर एक मेल के होते हैं, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट फीमेल के करेक्टर्स होते हैं, हम सब जानते हैं।
तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आप समझ गए कि मैं मेल हूँ। ऐसे ही आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हॉस्पिटल में जाके समझ जाते हो ये डॉक्टर हैं। अक्सर स्टेथोस्कोप लगाया होता है, लैब कोट पहना होता है, नहीं पहना हो, पेशेंट से आके बात करते हैं, आपसे हाल-चाल पूछते हैं, तो आप कहीं न कहीं समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर या नर्स में से कोई एक है। वहीं पे आप एक कोर्ट में जाते हो, आप समझ जाते हो कि वकील कौन है। वहीं पे आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, आप समझ जाते हो इंजीनियर कौन है। बेसिकली स्कूल में जाते हो, समझ जाते हो टीचर कौन है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हम समझ जाते हैं कि वो क्या है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि जब रिएक्शन हो रही होती है, तो कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, 5 या 5 में से 1 या 2 या 3 या 4 या पाँचों, जिससे पता लगता है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम उन इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में एक-एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है, और मैं आपको लगभग-लगभग हर एक के ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास चेंज इन स्टेट। अब ये चेंज इन स्टेट क्या चीज़ है? देखो, स्टेट चेंज होने का मतलब है कि रिएक्शन से पहले आपने जो सब्सटेंस लिए थे, उनकी स्टेट कुछ और थी, और रिएक्शन के बाद जो बने हैं, उनकी स्टेट काफ़ी अलग है। स्टेट में बदलाव आ सकता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दूंगा। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, लेकिन इसको जोड़ के मिथेनॉल बनता है। मिथेनॉल बनता है जो कि एक लिक्विड होता है। तो रिएक्शन से पहले आपने जो लिया था वो गैस थे, लेकिन रिएक्शन के बाद जो बना वो लिक्विड है, तो स्टेट चेंज हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा तो पानी बना। इनिशियली पानी गैस की फॉर्म में बनता है, फिर कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाता है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि गैसेस से आपने उसको लिक्विड फॉर्म में किया। अब मेरे पास इधर पेट्रोल है और इधर मेरे पास कुछ स्टायरोफॉर्म बॉल्स हैं। आओ इन दोनों की मदद से देखते हैं कि कैसे रिएक्शन के दौरान स्टेट चेंज होती है। पास वाले कैमरे से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि रिएक्शन के बाद स्टेट चेंज कैसे होती है। आओ एक बार ये देखते हैं। ये मेरे पास पेट्रोल है, ये मेरे पास स्टायरोफॉर्म बॉल्स हैं। इनको मैं मिक्स करूँगा तो क्या होगा ये हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमारा फोकस ये नहीं है कि क्या होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर स्टायरोफॉर्म्स बॉल डालता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो होगा क्या, शायद आपको दिख रहा हो कि मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी स्टायरोफॉर्म बॉल डाल दी हैं, लेकिन अब इसके अंदर स्टायरोफॉर्म बॉल्स नहीं है, सिर्फ कलर बच गया है ना। आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर कोई स्टायरोफॉर्म बॉल्स नहीं है। कैसे ये स्टायरोफॉर्म बॉल्स इसके अंदर डिज़ोल्व हो रही है, मैं और डालता हूँ, देखना आप। ये मैंने इसके अंदर और डाल दी बहुत सारी, लेकिन कैसे ये स्टायरोफॉर्म बॉल्स जो हैं ये इसके अंदर देखो अब डिज़ोल्व हो गई हैं, कोई स्टायरोफॉर्म बॉल नहीं बची है। तो सॉलिड से इनकी जो ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली कलर है, वो तो कलर छूट गया इसका। जैसे अगर मैं वाइट रंग की बॉल्स को निकाल के डालूंगा, एक सेकेंड, अगर मैं ये वाइट रंग की बॉल लेता हूँ और ये वाइट रंग की बॉल इसमें डालूंगा तो ये गायब हो जाएगी, इसमें तो कोई कलर भी नहीं छूटेगा। देखो आप कैसे एकदम से ये गायब हो गई है। तो स्टेट चेंज होती है भाई। हाँ, तो आई होप आपने देखा कि रिएक्शन के दौरान स्टेट में कैसे बदलाव आ सकता है, कैसे स्टायरोफॉर्म की सारी बॉल्स ने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया और वो सॉलिड से लिक्विड होंगे। इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स घर में हो सकते हैं। लाइक कपूर को आपने कभी जलाया हो, कैम्फर को, वैक्स को जलाया हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के सॉलिड से गैस बन के उड़ जाते हैं। तो पॉइंट इज कि स्टेट चेंज होना एक बहुत कॉमन करेक्टर है एक रिएक्शन के अंदर। सेकंड आता है हमारे पास चेंज इन कलर, यानी कि रिएक्शन के दौरान कलर में चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कलर में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगेन बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, अगर आप उसके अंदर लोहा यानी कि आयरन डाल दो तो वहाँ पे एक रिएक्शन होती है। इसको हम पढ़ेंगे आज ही, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बट अभी के लिए क्या हो रहा है, हमें इस पे फोकस ना देके करेक्टर्स पे फोकस करना है। तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट होता है तो आयरन सल्फेट बनाता है, और कॉपर अगेन वो छोड़ेंगे गर्म, तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और आयरन सल्फेट का बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन होता है। कभी कभार तो इतना ज़्यादा लाइट ग्रीन होता है कि ये कहीं ना कहीं कलरलेस सा ही लगता है। तो सोचो आपने रिएक्शन से पहले कुछ लिया था और वो कौन से कलर का था, आंसर है ब्लू कलर का, बट रिएक्शन के बाद वो कहीं ना कहीं लाइट ग्रीन हो जाएगा, तो कलर चेंज देखने को मिला, इसका मतलब रिएक्शन भी हो सकती है। है ना भाई। अच्छा, अब इस और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक कॉपर ब्राउन होता है। अब अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो हीट करके, अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो हीट करके, तो कॉपर ऑक्साइड अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बना लेगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी, तो कलर ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा। आओ अब एक और चीज़ देखते हैं हम लोग।
हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को क्या है ये अगर डिटेल में ना जाऊं, वैसे मिथाइलिन ऑरेंज है और हम यहाँ पे एक बेस और एसिड की मदद से कलर में कुछ चेंजेस यहाँ पे देखते हैं। ऑल्दो एसिड बेस सॉल्ट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट आओ एक बार कलर चेंज के बारे में देख लेते हैं कि कलर किस प्रकार से चेंज यहाँ पे होता है। एसिड, ये मेरे पास विनेगर है और ये मेरे पास मिथाइलिन ऑरेंज है, इससे देखते हैं आओ। तो ये हमारे पास मिथाइलिन ऑरेंज है। अगेन मिथाइलिन ऑरेंज क्या होता है ये हम छोड़ देते हैं, अभी हमारा फोकस वो भी नहीं है, लेकिन आप शायद देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो ऑरेंज जैसा है, कुछ कुछ है ना, ऑरेंज जैसा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक सब्सटेंस डाल दूं, अगेन हम लोगों को ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, मतलब कि एक्चुअली में, बट अगर आप देखें तो इसके जाते ही इसका कलर कितना डार्क रेड सा हो गया है। पहले ये ऐसा रेड नहीं था, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसका कलर कैसे डार्क रेड सा हो गया है, बिल्कुल डार्क रेडिश कलर जो है वो इसने अटेन कर लिया है पहले के मुकाबले, है ना। अगर मैं दोनों को आपस में कंपेयर करके दिखाऊं आपको, एक सेकेंड देना, अगर मैं आपको दोनों को आपस में कंपेयर करके दिखाऊं कि हमारा एक्चुअली में पहले कलर क्या था और अब कलर क्या है, तो आप शायद देख सकते हैं कि कलर में चेंजेस आ गए हैं, ऑरेंज से ये रेड हो गया है ना। तो बेसिकली बात यही है कि कलर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कलर में चेंजेस आए हैं बेसिकली। हाँ, तो अगेन कलर में चेंज आना एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, एक कॉमन करेक्टर है बहुत रिएक्शंस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार जब भी रिएक्शन होगी तो आपको स्टेट में चेंज मिलेगा या कलर में चेंज मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। थर्ड होता है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि रिएक्शन के दौरान गैस जो है वो रिलीज हो सकती है, गैस जो है वो निकल सकती है। अब गैस कैसे निकल सकती है भाई? अरे बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड इन द सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बहुत सिंपल में बताया बट आप फिर भी लिख दें, तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स iron sulfate of light green color, of light green color and displace copper, और कॉपर को वो हटा देता है। अब क्योंकि इसने आयरन सल्फेट बनाया है जिसकी वजह से इसका कलर फेड हो जाता है, हेंस ब्लू कलर, hence blue color of copper sulfate fades into light green, और कभी कभार तो लाइट ग्रीन इतना लाइट ग्रीन होता है कि दिखता ही नहीं है ना। और बेटा केमिस्ट्री में हमेशा अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए नीचे रिएक्शन अगर पॉसिबल है उसमें तो देनी बहुत ज़रूरी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपने रिएक्शन दे दी ना तो 90% चांसेस हैं कि ऊपर की कहानी आपकी कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये देख लिया कि बच्चे ने रिएक्शन सही लिखी है और उसको अब उसको तो पता ही है कि कलर फेड क्यों हुआ, तो बट फिर ऊपर की कहानी पढ़ने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो अगर ऊपर कोई आपकी अंग्रेजी की गलती भी हो रखी है, पहली बात तो अगर आपको नीचे की रिएक्शन आती है तो ऊपर की अंग्रेजी तो आप सही बनाओ, मतलब ऊपर का कंसेप्ट तो आप सही लिखोगे, बट मान लो कोई इंग्लिश में गलती हो जाती है तो वो सब इग्नोर हो जाती है अगर आप रिएक्शन सही लिखते हैं तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। अब गैस का निकलना एक बहुत कॉमन अगेन करेक्टर है एक रिएक्शन के लिए कि गैस निकल सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। अगर मैं लेड नाइट्रेट को, ये मेरे पास लेड नाइट्रेट है, अगर मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूँ तो हीट करने पे होता क्या है, लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस बनती है और ऑक्सीजन। अब NO2 गैस जो होती है ये ब्राउन कलर की गैस होती है और ब्राउन कलर की गैस टेस्ट ट्यूब से आपको साफ निकलती हुई नज़र आती है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बहुत सारी गैसेस होती है जिनकी कोई स्मेल, कलर या टेस्ट नहीं होता है,
तो उनको पहचान करने के लिए अलग, जैसे कि अब अगले चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट किया जाता है, कुछ हद तक पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट किया जाता है, लाइम वाटर टेस्ट, या अगले चैप्टर में विद एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे करते हैं, विद एक्सपेरिमेंट्स क्लास के अंदर देखने वाले हैं। बट हर एक गैस का कोई ना कोई टेस्ट है। जैसे अब NO2 में कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कलर ही ब्राउन है तो दिख जाता है ये कलर निकलते हुए। और वहीं पे पानी के अंदर अगर हम बिजली पास कराएं तो H2 और O2 नाम की गैस निकल सकती है। अब एवोल्यूशन ऑफ गैस पे हम बहुत एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो, मैं इसका ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको नहीं बताऊंगा कि मेरे पास इस कंटेनर में क्या है। ये मेरे पास एल्यूमिनियम फॉयल है, आप सब जानते ही होंगे। आओ इस बॉटल के अंदर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करते हैं, बट मुझे इसको करने के लिए अगेन इस कमरे के दरवाजे गेट खोलने पड़ेंगे। एसी दोनों, अभी मैं वैसे एक एसी ऑन करके पढ़ाता हूँ, या मुझे दोनों एसी ऑन करने पड़ेंगे अगर मुझे इसको कमरे में करना, नहीं तो बाहर करना होगा। आओ एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और ये सारा सामान भी धीरे धीरे हमारा यूज़ होता जा रहा है। तो इस बॉटल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को आओ एक बार जल्दी से देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने इस बॉटल में क्या लिया ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो हमारा सीक्रेट है। लेकिन इस बॉटल के अंदर, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप इसे रिपीट करेंगे, मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल डालता हूँ और आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा अभी थोड़ी देर में कि यहाँ पे एक रिएक्शन शुरू हो जाएगी और इस रिएक्शन की वजह से इसमें गैस निकलेगी। ये रिएक्शन थोड़ा समय लेती है होने में और ये काफ़ी गर्म भी हो जाएगी, वो भी आपको मैं इसकी बॉटल की शेप से दिखाऊंगा। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं कि इसमें रिएक्शन शुरू हो गई है, बट अभी ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। आई होप आपको दिख रहा हो कि इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर से हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ दिख रहा हो, बट अभी ये रिएक्शन बहुत फास्ट होने वाली है। शायद इसके बॉटम पे दिख रहा हो रिएक्शन शुरू हो गई है। आई होप आपको पास से दिख रहा हो। और इसमें एक गैस जो है वो रिलीज हो रही है, देखो। अगर मैं ढक्कन बंद कर दूंगा तो ये बॉटल ब्लास्ट हो जाएगी। ऑल्दो इस कमरे में एसी भी चल रहा है अभी एक, और ये बॉटल बहुत ज़्यादा गर्म हो गई नीचे से। आप देख सकते हैं कि बॉटल की जो हालत है वो क्या हो चुकी है। अब इस रिएक्शन को मैं यहाँ रोकता हूँ, इसे बाहर लेके जाता हूँ, वरना ये बॉटल पता नहीं क्या बिहेव करेगी। ये बॉटल की हालत बहुत ज़्यादा हीट की वजह से एक्चुअली ये बॉटल भी नीचे से अपनी शेप को चेंज कर चुकी है। हाँ जी, तो आपने देखे कितना प्यारा तरीके से उस बॉटल के अंदर से गैस निकल रही है। और वो गैस वैसे कौन सी है, नॉलेज के लिए बता दूं तो वो हाइड्रोजन गैस है, बट ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने देखा कि जब भी रिएक्शन होती है तो गैस रिलीज होना एक बहुत कॉमन करैक्टर में से एक है। अच्छा, अब इसी रिएक्शन के अंदर अगर आपने बॉटल की हालत देखी हो, तो बॉटल की हालत अगर आपने देखी हो तो कैसे बॉटल पिचक सी गई है ना, कैसे बॉटल का जो साइज़ है वो छोटा। एक्चुअली ऐसा क्यों? क्योंकि वो बॉटल, मैंने आपको बताया भी वीडियो के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर चेंज। तो देखा जाए तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी मदद से हम दो कैरेक्टर्स यहाँ पे देखते हैं। एक है एवोल्यूशन ऑफ गैस और एक है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज आना एक बहुत कॉमन कैरेक्टर है। तो चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर जो है वो कम भी हो सकता है। अब वो अलग बात है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। तो हमने अभी टेम्परेचर आगे जाकर वैसे भी रिएक्शन देखोगे जहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, बट रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, जैसे कि अभी हमने इस रिएक्शन में भी देखा बॉटल के साथ क्या हुआ, ठीक है। लेकिन एक और बहुत फेमस रिएक्शन है कि जब चूना पानी में जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप अगले चैप्टर में ज़रूर समझोगे, क्योंकि यही रिएक्शन आपको लाइम वाटर टेस्ट में भी हेल्प करेगी। बट जब भी चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड पानी में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट फॉर्म करता है। ये इतनी ज़्यादा हीट फॉर्म करता है कि लगभग आप कह सकते हैं कि पानी उबलने लग जाता है। अब क्योंकि आप कैमरे में हीट तो नहीं समझ पाओगे, देख पाओगे, बट एक्चुअली में
चूना जब पानी में जाता है तो लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो पैदा करता है। आओ एक बार देखते हैं कि चूने को अगर मैं पानी में डालता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में डालता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट बनती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब वाइट वॉश करते थे, वाइट वॉश दीवारों पे वाइट वॉश करते थे, तो वाइट वॉश करने के लिए क्या करते थे, वो जो अंकल होते थे या जो भी होते थे वो क्या करते थे, अंकल क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब जो भी वर्कर होते थे वो क्या करते थे, वो चूना लेके आते थे। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बोलते हैं। वो चूना लेके आते थे और वो उस चूने को पानी में डालते थे, फिर चूना पानी और फिर उसको छोड़ देते थे। तब तक वो अपने कपड़े चेंज करते थे, फिर दीवारों को साफ कर लिया करते थे, सीढ़ी वीढ़ी लगा लिया करते थे। आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ता था, क्योंकि चूना पानी में जाने के बाद इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था कि उसमें हाथ भी डालना पॉसिबल नहीं होता था। और वाइट वॉश होती थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। आजकल क्या है, आजकल चीज़ें बदल गई हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना बनाया आ जाता है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, बट वो बहुत सस्ता होता था। मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत बहुत प्यारा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम जब बहुत छोटे होते थे तो हम लोग गुरुद्वारे में अक्सर जाया करते थे। वहाँ पे जो भी नगर कीर्तन होता था या प्रभात फेरी होती थी, जो पंजाबी लोग हैं शायद उनके वर्ड पता होंगे। नगर कीर्तन मतलब कि एक बहुत बड़ा कीर्तन होता है, रोड पे हाथी घोड़ों के साथ निकलते हैं। प्रभात फेरी मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, 4:30-5 बजे जाना होता है। तो वो सब में जाया करते थे और मेरा जो फ्रेंड था उसके जो पापा थे वो प्रधान थे उस गुरुद्वारे के। तो एक दिन बहुत बड़ा नगर कीर्तन होना था, तो हमारी ड्यूटी क्या लगी कि हमें चूने से रोड पे वो साइंस बनाने हैं कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर ऐसे एरो बनाते हैं ना कि हम यहाँ से कीर्तन को इधर उधर लेते हुए जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम सब बच्चे हाथ से वो चूने के वो बना रहे थे और सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए था कि हाथ गीला मत कर लेना, ठीक है। तो हमारा एक फ्रेंड था, वो पारस नाम था उसका, वो काफ़ी लेट हो गया था। वो भागता हुआ आया, उसने फटाक से गुरुद्वारा गए, हाथ धोए उसने, और गुरुद्वारे के बाहर ही हम लोग तब लाइन बना रहे थे। तो उसने गीले हाथ को ही चूने की बोरी में डाला और लाइन बनाने लग गया। विद इन 10 to 20 सेकेंड और 30 सेकेंड वो चिल्लाने लग गया, उसके हाथ में बहुत जलन होने लग गई। खटाक से हमसे जो बड़े थे वो वहाँ पे आए, उन्होंने हैंड पंप वहाँ पे था एक चलाया और उसके हाथ धोए जल्द से जल्द। तो जैसे हाथ धुले उसके हाथ लाल हो चुके थे। तो एक्चुअली क्या हुआ था, उसके बाद ठीक हो गया वो थोड़ी देर बाद। बट हुआ क्या था, आप समझ सकते हैं कि चूना जैसे ही पानी में जाता है लार्ज अमाउंट में हीट पैदा करता है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, और उस हीट की वजह से उसके हाथ में जलन हो रही थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में बदलाव जो है वो आया। तो एक बार चूने को पानी में डालते हैं, आइए, और देखते हैं कि पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट एक बार ट्राई करते हैं चूने को पानी में डाल के। तो ये हमारे पास पानी है और ये हमारे पास अ, असल 4 शेर छाप चूना है। मुझे नहीं पता कि चूना ऐसे किसी नाम से भी आता है, बट अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ, इस सारे चूने को अगर मैं पानी में डाल दूँ तो हमें क्या देखने को मिलता है। आओ एक बारी ज़रा नोटिस करते हैं। तो ये सारा का सारा, तो जितना भी मैं पॉसिबल था चूना मैंने पानी में डाल दिया है। पता नहीं आपको हीट महसूस होगी कि नहीं होगी। पहले मैं इसको डिज़ोल्व करता हूँ इसके अंदर। तो ये चूना मैंने इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया है। ये एक्चुअली में थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है मैं कहूँगा। पता नहीं ये चूना उसके अंदर पहले से थोड़ा पानी मिक्स हो रखा है कि नहीं। सच बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है, बट हाँ ये गर्म हो गया है पहले से। मतलब जैसे कि लाइक मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा हो फॉर 30 सेकेंड्स, उतना गर्म हो गया। मतलब मैं इसमें इस पानी में कॉफ़ी बना के आराम से पी सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। शायद मैं और रुकूंगा तो हो जाएगा, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं रुकना चाहिए। बट ये चूना पानी में जाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है, बट हाँ ठीक ठाक गर्म है ये। और शायद ये आपको दिखेगा तो नहीं, पर अगर आप सामने होते तो मैं आपको टच करवाता। पर अभी इमेजिन कर लो कि आप टच कर रहे हो। चलिए। हाँ, पता नहीं यार आपको वो हीट महसूस, मतलब महसूस तो कैसे होगी, दिखी कि नहीं, बट एक्चुअली में उसमें लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो पैदा हुई। मेरा हाथ में भी वो हीट
का सेंसेशन अभी तक एट प्रेजेंट भी है, बट ठीक है, आई होप आपको वो महसूस हुई हो ना हुई हो, बट ये रिएक्शन हम लोगों ने देखी। ऐसी बहुत सारी और रिएक्शन है जिसमें हीट में आपको चेंजेस मिलेंगे, टेम्परेचर में आपको चेंजेस मिलेंगे। लेकिन एक और रिएक्शन है, ये हमारी एनसीईआरटी में एज अ करेक्टर नहीं लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से 4 ही करेक्टर्स हैं, बट ये भी एक करेक्टर हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखो, अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी डाल दूंगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, इसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। आई होप सबको पता है, जब पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं बिना किसी रिएक्शन के, बस वो गए, भारी थे, उनका ज़्यादा मास था तो वो नीचे जाके बैठ गए। ऐसे पानी में पत्थर डालो तो वो डूब जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। लेकिन अगर कोई चीज़ रिएक्शन से पहले सॉलिड थी ही नहीं, बट रिएक्शन के बाद पहली बात तो वो फॉर्म हुई और वो फिर उसके बाद नीचे जाके बैठी, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नीचे जाके बैठता है, पर दोनों में अलग क्या है? सेडिमेंट्स में आप कुछ डालते हो और वही सीधा नीचे जैसे मिट्टी डाला तो मिट्टी जाके बैठ गई, पत्थर डाला तो पत्थर जाके बैठा। लेकिन वहीं पे प्रेसिपिटेट में उनके बीच में रिएक्शन होती है, कुछ नया सब्सटेंस जाके नीचे बैठता है जो फॉर्म होता है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि सोडियम सल्फेट, ये एक्वास है, एक्वास का मतलब होता है पानी में घुला हुआ। बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वास है यानी कि पानी में घुला हुआ। इनमें से कोई भी सॉलिड नहीं है, दोनों लिक्विड हैं, एक्वास है, पानी में घुले हुए। लेकिन जैसे आपने इनको रिएक्ट करवाया, एक तो मिला सोडियम क्लोराइड अगेन जो कि एक्वास है, लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात मिली कि एक और चीज हमें मिली, वो है बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट हमें वाइट रंग का पीपीटी यानी सॉलिड फॉर्म में नीचे मिला और बैठ गया। यानी कि इमेजिन करो ऐसे करके, इसी को देख लो, इसी रिएक्शन को देख लो कि इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास पहले से ही बेरियम क्लोराइड था और उसमें से हमने सोडियम सल्फेट को डाला। तो जैसे डाला तो नीचे जाके, अब अगेन मैं यहाँ पे दिखा आपको लाल रंग से रहा हूँ, बट एक्चुअली में बेरियम सल्फेट का कलर वाइट होता है क्योंकि वहाँ पे वाइट दिखेगा नहीं, तो वो जाके नीचे बैठ गया। तो रिएक्शन के बाद कुछ जाके नीचे बैठा, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? जैसे कि दूध फट जाता है। अब मैं दूध फाड़ के क्या ही दिखाऊं आपको, यह दिखाऊं? चलो बढ़िया, ऐसा करते हैं, दिमाग में आ जाए, आओ बच्चों दूध को फाड़ते हैं। क्योंकि जब हम दूध को फाड़ते हैं तो दूध में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम दूध की रिएक्शन कराते हैं, उसके अंदर नींबू डाल देते हैं, तो एक्चुअली में वहां पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो वो दूध फट जाता है, बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। आओ एक बार दूसरे, आपको पता है ना कि मैं एंगल कैमरा क्यों कट मारता हूँ? क्योंकि ये जो कैमरा है इसका एक फोकस पॉइंट फिक्स्ड होता है। अब इसको बार बार हिलाने के बजाय हम अपने फ़ोन से ही उसको रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, है ना, ताकि हमारी मेहनत बच जाए और आप चीज़ समझ भी जाओ। और एक बार दूध को फाड़ के देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, और प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास मिल्क है भाई, मिल्क सभी ने देखा है, और मैं इसके अंदर विनेगर डाल रहा हूँ और विनेगर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगा। तो मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा अमाउंट में विनेगर डाल दिया है। अब विनेगर डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगा। थोड़ी देर बाद आप देखना कि इसकी क्या हालत हो चुकी होगी। तो आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स तक हम इसको छोड़ देंगे। 5-10 मिनट बाद इसकी क्या हालत हो गई होगी ये हमें देखना है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। 5-10 मिनट बाद देखते हैं इसको। आई होप आपको दिख रहा हो कि दूध के कुछ मतलब दूध की रिएक्शन हो गई है विनेगर के साथ 5 मिनट बाद, और ये फट गया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इसी तरीके से पनीर वे प्रोटीन वगैरह बनता है, उस पर नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया है। दूध जो है वो नीचे बैठ गया है और पानी जो है वो लगभग ऊपर आ गया है। तो ये एक प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है। हाँ, तो हमने आज बच्चों पनीर बनाया क्लास में, क्या बात है, हमने आज क्लास में पनीर बना दिया बच्चों, और ये हमारे पास प्रेसिपिटेट हो गया। तो नोट का पॉइंट, जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम दे देते हैं। अब अगेन आप इस पूरे प्रोसेस से क्या समझे? क्या आप ये समझे कि दुनिया की हर एक रिएक्शन के अंदर ये 4-5 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे? आंसर नहीं। जैसे अभी हमने दूध को फाड़ा, क्या इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और स्टेट चेंज इनके अलावा कोई और कैरेक्टर दिखा? आंसर है नो। जब हमने चूने को पानी में डाला तो आपको क्या हीट के अलावा कोई और कैरेक्टर दिखा? तो आंसर है नहीं। कैसे दिखेगा? कुछ था ही नहीं। जब हमने कलर में चेंजेस किए थे तो आपको कलर में चेंज के अलावा कुछ और दिखा? तो आंसर है नहीं। तो एक बात को समझिएगा कि ज़रूरी, पहली बात तो ये नहीं है कि एक रिएक्शन के अंदर आपको 5 कैरेक्टर दिखें।
एक दिख सकता है, दो दिख सकते हैं, तीन भी दिख सकते हैं। बहुत कम रिएक्शंस होंगे जिसमें चार या पांचों कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएं, बट एक कम से कम कैरेक्टर तो जरूर मिलेगा। एक करेक्टर तो आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर जरूर मिलेगा। अगर एक भी करेक्टर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो रही। अब कभी कभार क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे होते हैं बट हमें महसूस नहीं होता है, वो हमारी गलती है ना, बात को समझना, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार की रिएक्शंस आ रही है हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक आ रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक आ रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक आ रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक आ रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मैंने इसको ऐसे याद किया था अपने, जब मैं छोटा था तो एक्सो के आगे मैंने एल लगाया था, एल का मतलब लॉस होता है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था लेक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का लॉस होता है, यानी रिएक्शन के बाद हीट निकलती है। अब हीट का लॉस का मतलब क्या है, समझ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि हीट का लॉस हो रहा है और वो लॉस जो हीट होगी वो हमारे रिएक्शन के अंदर आ जाएगी और एज अ रिजल्ट टेम्परेचर को बढ़ा देगी। जैसे पीछे वाला जो ये सवाल हमने देखा था, ये चूना वाला, ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट का लॉस हो, हमने कोई हीट नहीं दी बल्कि वो निकाल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस। लेकिन वहीं पे ऐसे, अच्छा एंडो, मैंने इसको, ये ठीक है यार, ओके यार, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट मैं तब नादान था, मैंने इसको ऐसे याद किया था गैंडो। क्या यार बेटा, एंडो मतलब होता है गेन करना, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था गेंडो। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री में ही काम आता है, ये बायोलॉजी में भी काम आता है। एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, ये हर जगह काम आने वाली चीज़ है। ये देखो अंदर बड़ी बड़ी बॉटल्स पिचक रही हैं, पता नहीं आपको आवाज़ आई कि नहीं आई, वो एक्चुअली केमिकल्स की बॉटल होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन के साथ अपने आप कोई ना कोई रिएक्शन चलते रहती थी, तो यहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं। बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, तो एक्सो मतलब एनर्जी का, हीट का लॉस होना, और एंडो मतलब कि गेन होना। तो अगर किसी प्रोसेस में मुझे हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन को करने के लिए, मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, तब जाके रिएक्शन हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी गेन, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, गेन हुई है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने आप नहीं जुड़ते, इनको जुड़ने के लिए आपको इन्हें हीट देनी होगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, ओके है जी, डन है जी, आगे बढ़े, पक्की बात। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और एसिडिटी। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग कैसे होती है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास कुल मिला के देखें तो 5 प्रकार की रिएक्शंस आने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ रहे हों और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हों, प्रोडक्ट एक हो, तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ जुड़ रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ भी नया बन तो रहा हो लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही हो, उस, मैंने हमेशा से बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने होते हैं, उतने जो आप हो, और वो है बच्चों सिंगल। रोना मत बच्चों, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है, उसके प्रोडक्ट कितने होते हैं, जो आप हो, और वो है बच्चों सिंगल। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ जुड़ा, ये तो चूने वाली रिएक्शन है यार, 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं आप तो। ऐसे ही कार्बन को अगर आप जलाओ ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ये भी एक प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर आता है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें प्रोडक्ट हमारे एक से ज्यादा कितने भी हो सकते। अच्छा ये बात समझ रहे हो ना आप, कॉम्बिनेशन में दो ही रिएक्टेंट नहीं होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही होगा। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, इसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है
लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा मतलब दो तो होंगे ही होंगे, 3, 4, 20, 30, 25 जितने भी हों, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जुड़े एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। डीकम्पोजिशन मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेगा। जैसे FeSO4 टूट रहा है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आती है? अच्छा, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है यानी कि किसी को तोड़ना, इसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार से बाहर से कोई ना कोई एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हीट की फॉर्म में दे रहे हो तो उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटता है। तो हमें हीट दे के उसको तोड़ना पड़ रहा है। तो किसी भी चीज़ को हीट दे के तोड़ना हो तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी भी चीज़ को लाइट दे के तोड़ना हो, रोशनी दे के तोड़ना हो, तो उसे देते बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रख दो तो ये टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दोगे तो क्लोरीन गैस तो टूट जाएगी, भाग जाएगी, गैस है, और पीछे बच जाएगा सिल्वर मेटल। बट आप सोच रहे होगे कि क्या इससे सिल्वर मेटल बना सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत महंगा पड़ेगा, असली सिल्वर से भी बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड पहली बात तो खुद ही बहुत महंगा आता है और दूसरी बात उससे बना हुआ सिल्वर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होगा, बिकॉज आधा मास तो क्लोरीन का ही होता है जो कि भाग जाएगी, तो ये पैसा बर्बाद होगा। बट हाँ, सिल्वर बना सकते हो, बेचने के लिए बनाना बेवकूफ़ी है क्योंकि वो बहुत महंगा होगा। अगेन किसी को हीट दे के तोड़ो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट दे के तोड़ो तो फोटो डिकम्पोजिशन इसे कहते हैं। अब एक सवाल भी आ रहा है, वाई AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इसके आर पार आप देख पा रहे हो। ये हमारे पास वाइट बॉटल है बट इसके आर पार मुझे फिर भी दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे इसके अंदर लिक्विड दिख रहा है, बहुत कम लेकिन हिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर की बॉटल्स में AgCl को रखता हूँ तो ऐसा क्यों है? आप कभी ना केमिस्ट्री की लैब में जाना, बहुत सारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में पड़ी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसे रंग की बॉटल्स में पड़ी होंगी और बहुत कम चीज़ें जो ब्राउन या ब्लैक कलर की बॉटल्स में आपने पड़ी हुई देखी होंगी। अब ऐसा क्यों है? तो बहुत सिंपल सा रीज़न है कि ब्लैक बॉटल्स आप कह सकते हैं ब्लॉक, और एब्जॉर्ब, एक्चुअली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लॉक सनलाइट टू एंटर, hence decomposition of AgCl does not occur। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि AgCl खराब ना हो, है ना, क्योंकि अगर उस पर सनलाइट चली गई या लाइट चली गई तो वो टूट जाएगा। तो वो ना हो ऐसा, इसलिए हमने क्या किया, उसको ब्लैक कलर की बॉटल्स में रख दिया, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट देयर विल बी नो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो सिल्वर क्लोराइड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल के रख दूंगा तो आपको पता है कि क्या होगा, वो AgCl जो है वो टूट जाएगा और हमारा जो AgCl है वो खराब हो जाएगा, है ना। अगर आपको उसको तोड़ना ही हमारा मकसद है तो वो अलग बात है, बट अगर आपको उसको तोड़ना नहीं है तो ऐसा कुछ करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के बारे में। ये बहुत फेमस रिएक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं और अभी मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। बट इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसको बिजली दे के तोड़ा जाता है। इतना तो आप समझ गए कि हमें कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी दे के तो उसको तोड़ना ही होगा। अब अगर मैं उसको बिजली दे के तोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ रहा हूँ, तो उसको हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहेंगे। हीट दे के तोड़ा था थर्मल, और लाइट दे के तोड़ा था तो फोटोलिटिक या फोटो डिकम्पोजिशन। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि H2O को मैं तोड़ रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी दे के। बिजली दे के अगर मैं H2O को तोड़ता हूँ तो दो गैस बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन से डबल होता है हमेशा।
और इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ते हैं। चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ कमेंट सेक्शन पे गेस करनी है, बिकॉज बहुत देर से मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। अगर मैं इस कंटेनर के अंदर पानी डाल दूँ, जो कि मैं डाल रहा हूँ, और पानी डालने के बाद अगर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँ, और नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर बहुत सारे हमारे घर के सेल डाल दूं, वो जो सेल घड़ी में डलते हैं, तो क्या होगा? प्यारा सवाल है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। पानी के अंदर नमक है, नमक को घोल दिया है, उसके अंदर 2-4 सेल डाल दिए मैंने, तो सेल डालते ही क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर चाहिए टाइम स्टैम्प के साथ। ये मेरी आपसे विनती है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। टाइम स्टैम्प देख लेना, उसके हिसाब से आंसर करना जल्दी से। अब अगर मैं इस पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूं, और सॉल्ट क्यों डाल रहा हूँ? ताकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। ऑल्दो वाटर वैसे हमारा जो हमने पानी लिया है वो घर का ही पानी है, मतलब कि टैप वाटर है, उसमें थोड़े बहुत सॉल्ट होते हैं, लेकिन थोड़े और बढ़ जाएं तो इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, सेल को इस पानी के अंदर डालूंगा तो क्या देखने को मिलेगा? और एक बार चेक करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कैमरा को एक बार यहाँ रख देता हूँ, मैं सेल डाल दूँ तो आपको कुछ अजीब सा देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, शायद आपको इसके कंटेनर के इस सेल के साइड में यहाँ पे कुछ बबल्स निकलते हुए दिख रहे हों। ये बबल्स एक्चुअली में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि सेल जैसे ही पानी में गया उसने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब सर्किट कंप्लीट हो गया तो बिजली पानी में से पास होने लग गई, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स बनने लग गए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके इस पॉजिटिव टर्मिनल पे ही काम हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नेगेटिव टर्मिनल पे भी बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो, कि नहीं? तो यहाँ पे भी हमें गैस मिल रही है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैस मिल रही है। तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, बस छोटे स्केल पे। पानी के अंदर बिजली पास हो रही है और पानी टूट रहा है, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, तो आपने देख भी लिया कि हमने कैसे पानी के अंदर जब सेल डाले तो हुआ क्या। तो आई होप आपने कमेंट सेक्शन पे सही गेस किया हो। तो आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ भी नहीं, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, पानी टूट गया इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो जो आपको बबल्स दिख रहे थे वो एक्चुअली में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बबल्स थे। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है जो कि मैं अभी डिस्कस भी कर चुका हूँ आपसे, कि विच गैस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज डबल द अमाउंट ऑफ अनदर वन। कह रहे हैं जब भी पानी के अंदर हम बिजली पास कराएंगे तो कौन सी गैस डबल अमाउंट में होगी? तो ऑब्वियसली बात है, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कि H2O को जब हम तोड़ते हैं तो बैलेंसिंग के हिसाब से, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं, तो H2 और O2 कुछ ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो हमेशा डबल है। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना भाई? हाइड्रोजन जितने भी अमाउंट में बनेगी, ऑक्सीजन हमेशा उसके डबल अमाउंट यानी दुगने अमाउंट में बनती है। ठीक है ना? हाइड्रोजन डबल अमाउंट में बनती है ऑक्सीजन के। मतलब अगर ऑक्सीजन गैस को, आई होप आपको पता है, वॉल्यूम में नापा जाता है, अगर 10 ml बनेगी तो वहीं पे H2 जो है वो हमको 20 ml मिलेगी। अब अगर ये 50 ml बनती है तो ये 100 ml बनेगी। अब अगर ये 500 ml बनती है तो वो 250 ml। मतलब हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के डबल अमाउंट में रहेगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़नी होगी, और वो है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास कुल मिला के 70 से 80 मेटल्स के आसपास हैं पूरी धरती पे। अब ये जो मेटल्स हैं हमारे पास सारे के सारे, इनमें कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कोई मेटल बहुत कम रिएक्टिव है। लाइक आप सबको पता होगा, गोल्ड और सिल्वर, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ये हम, जैसे मैंने गोल्ड की यहाँ पे रिंग पहन रखी है, मुझे इसको, मेरी शादी हुए हुए
5 साल हो गए, हाँ शायद 5 साल हो गए, 5 साल ही हो गए, 5 साल हो गए या होने वाले होंगे। तो 5 साल के अंदर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये खराब नहीं हुई, क्योंकि इस पे एसिड भी गिरा होगा, साबुन भी गिरा होगा, बेस भी गिरा होगा, टूथपेस्ट भी गिरी होगी, सब चीज़ें गिरी है उसके ऊपर, तो ये खराब नहीं हुई क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। वहीं पे सोडियम, पोटेशियम, आप सबको पता है इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि इनको बाहर थोड़ी देर के रख दो तो ये आग पकड़ लेते हैं। ये आग तो नहीं पकड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, पानी में डालते धमाका करेंगे, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद करनी होगी, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाओगे। और ये सीरीज क्या है? कालू, नाना, चाट, मांगे, आलू, ज़रा, फीके, पड़े। अब इसके बाद हमारे पास कॉपर, हाइड्रोजन, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कभी कभार कॉपर ऊपर आता है, कभी कभार हाइड्रोजन, दोनों लगभग बराबर रिएक्टिविटी पे होते हैं। फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड और फिर आता है प्लैटिनम। ये हमने कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी पे लगा रखे हैं, यानी जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव है प्लैटिनम। सर अभी आपने कहा था कि दुनिया में 70 से 80 मेटल्स हैं, बट यहाँ पे आपने गिने चुने कुछ मेटल्स बनाए हैं, तो आंसर है यही वो मेटल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। हमें इनके अलावा किसी और मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है पूरी 10th में, 11th में भी। तो 11th में फिर भी एक चैप्टर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि पोटेशियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इस दुनिया में है, लाइक सीजियम, फ्रांशियम, रुबिडियम। बट आप समझो ना, सीजियम, फ्रांशियम और रुबिडियम आपकी लैब में नहीं पड़े हुए हैं, आपके ऊपर आपको कोई भी रिएक्शन इनके ऊपर बेस नहीं आने वाली है, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो जो जो हमारे 10th के पूरे सिलेबस में मेटल्स आने वाले हैं वो यही हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो हमारे पास पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो प्लैटिनम है। अब होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ए जो है वो बी के साथ बैठा हुआ था, उसके सामने सी आया, ठीक है ना। अब सी ए को कहता है कि हट जाओ, मुझे बी के साथ बैठना है। देखो बी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ बैठा हुआ है। देखो बेटा सच बताऊं तो बी इज़ बेवफा। ओ माय गॉड, बहुत डीप बात बोलिए। बी को फर्क नहीं पड़ता कि वो ए के साथ बैठने वाला है या वो सी के साथ बैठने वाला है, लेकिन सी जो है वो ए को हटा रहा है वहां से। अब ए हटेगा कि नहीं हटेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि ए ज़्यादा ताकतवर है या सी ज़्यादा ताकतवर है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ए ज़्यादा ताकतवर है या सी ज़्यादा ताकतवर है। अब फैक्ट ये कहता है कि अगर सी ज़्यादा ताकतवर है ए से तो वो ए को हटा देगा और यहाँ बन जाएगा सी बी। सी जो है वो बी के साथ बैठ जाएगा और ए को हटा देगा। बट अगर ए ज़्यादा ताकतवर है सी से तो सी ए को नहीं हटा पाएगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट में से, अपने कंपाउंड में से हटा देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखो, हमने कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डाला। अब जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे पहले आता है। ये सब एक ही लाइन में है ना, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया। कालू, नाना, चाट, मांगे, आलू, ज़रा, फीके, पड़े। उसके बाद चांप बोल सकते हो आप, CHAAP। कालू, नाना, चाट, मांगे, आलू, ज़रा, फीके, पड़े, चांप यानी CHAAP। ऐसे याद कर सकते हो, निमोनिक्स हैं। बहुत सारे अलग अलग निमोनिक्स भी बच्चों ने बनाए हुए हैं। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को हटा देगा, खुद बैठ जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। सेम आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बाहर निकाल देगा। लेकिन जिंक जो है वो KCl में से K को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जिंक K से कम रिएक्टिव है, जिंक K से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो KCl को नहीं हटा पाएगा। एज अ रिजल्ट कोई रिएक्शन यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, ये आपको समझना है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये दो सवाल आपके लिए इससे रिलेटेड होमवर्क में हो जाते हैं। ऑल्दो आप सब जानते हैं कि हम लोग जैसे ही वन शॉट ख़त्म होगा उसके फिर क्वेश्चन आंसर्स का लेक्चर लेके आएंगे, बट ये दो सवाल बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि आपको खुद से करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चौथी प्रकार की रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, एक मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट में से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, यही तो हुआ। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफ़ी अलग है डिस्प्लेसमेंट से। इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं, ए बी के साथ बैठा हुआ है और सी डी के साथ बैठा हुआ है। होता क्या है, ये अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ए बी के साथ बैठा तो हुआ था लेकिन खुश नहीं था ज़्यादा।
सी डी के साथ तो बैठा हुआ था लेकिन खुश नहीं था ज़्यादा। तो ये इन्होंने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। ए ने कहा मैं डी के साथ आ जाता हूँ और सी ने कहा मैं बी के साथ आ जाता हूँ। ऐसा करने पे ये और ज़्यादा खुश हो गए। कोई भी कारण देखो, यहाँ पे पहली बात रिएक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि अभी आपको नहीं जाने, बट इतना समझ लो ए बी के साथ बैठा तो हुआ था बट उतना खुश नहीं था। अगर वो डी के साथ बैठ जाएगा तो ज़्यादा खुश होगा। तो एज अ रिजल्ट ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने आयंस को इधर उधर भेज देते हैं। और इसको दो लोगों ने डिस्प्लेस किया, ए गया उधर और सी इधर आया, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Na2SO4 में Na चला गया इधर और Ba आ गया इधर, तो BaSO4 और NaCl बन गया। और ऐसे ये वाली रिएक्शन एक्चुअली उल्टी लिखी हुई है, ये रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है गलती से, मैं ठीक कर देता हूँ। एक्चुअली होता ये नहीं है, उल्टा होता है। होता ये है कि AgCl जो है और NaNO3 मिलते हैं और बनाते हैं AgNO3 और साथ में बनाते हैं NaCl। क्योंकि हम सबको पता है कि NaCl के साथ ज़्यादा खुश है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे कहीं पर लिख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है। 1% भी लेना देना नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है ना। इसका कुछ और ही कारण होते हैं, साइज, चार्ज, शेप, बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है जी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये इस चैप्टर की सबसे कन्फ्यूजन वाली चीज़ मेरे हिसाब से है। बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसी में होते हैं। बस 10-15 मिनट का लेक्चर और रह गया है और चैप्टर खत्म होने वाला है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि हम इस चैप्टर के लगभग एंड तक आ गए। तो अब आप अपनी हिम्मत मत हारना, चाहे तो ब्रेक ले लो, बट क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला है तो हिम्मत नहीं हारनी, चाहे छोटी सी ब्रेक ले लो आप, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो देख लेना। बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग बाद में समझेंगे। अभी के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो वर्ड हमें समझने हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर दोनों हो रहे हो, ध्यान सुनना, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या तो हाइड्रोजन उससे हट रहा हो या दोनों हो रहे हो, ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देखो तो कॉपर के पास ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आ गया है। कार्बन को देख लो, कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन था लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं है, तो इससे हाइड्रोजन चला गया है। और आप देखें अगर ध्यान से तो ऑक्सीजन आया भी है, हाइड्रोजन गया भी है और ऑक्सीजन आया भी है। दोनों ही रीजन से ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन आता है या हाइड्रोजन जाता है या दोनों हो रहे हों, जैसे इसमें दोनों ही हो रहे हैं, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, बिल्कुल इसका उल्टा है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन के अंदर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है, या फिर दोनों हो जाएं, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि इस रिएक्शन में अगर मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल्स, ये एक्चुअली बुकलेट के एग्जांपल्स हैं, तो मैं थोड़ा सा आसान वाले अगर आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दे दूँ। देखो, हमें एग्जांपल समझने से मतलब है, मुश्किल से आपको वो चीज़ शुरुआत में समझ ना आए तो फ़ायदा क्या। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ इजी वाले एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़े ऑर्गेनिक के एग्जांपल, ऑल्दो ये भी सही एग्जांपल्स हैं, ऐसी बात नहीं, थोड़े अच्छे एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके लिए जो बच्चे पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं वो घबरा ना जाएं। जैसे पीछे टॉपिक बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे यहाँ। अब इसका यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि लेड ऑक्साइड और कार्बन आए, तो इससे क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और लेड अलग हो गया। अब अगर आप सिर्फ लेड पे फोकस करें, ध्यान से सिर्फ लेड पे फोकस करें,
तो लेड ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसके पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब इसके पास आप देख सकते हो ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को, इसके पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसमें से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। मुझे पता है आपकी निगाह कार्बन पे होगी, बट अभी उस पे मत रखो क्योंकि हमें अभी रिडक्शन पे फोकस करना है। तो ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का जाना, इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन का जाना, इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। वहीं पे एक एग्जांपल दूंगा, C2H2, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला, ये एरो आगे बना हुआ जगह नहीं है, तो हाइड्रोजन डाला, और हाइड्रोजन डालने पे इसके अंदर एक कैटलिस्ट डालना पड़ता है, निकल। प्लीज़ आप निकल पे ध्यान मत दो, कंफ्यूज मत होना। तो क्या होता है, C2H4 बन जाता है। देखो है क्या, पहले इसके पास कितने H थे, तो आंसर है इसके पास 2 H थे, अब इसके पास 4 H हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बेसिकली ऐड हो गया। अब हाइड्रोजन का ऐड होना, ये भी क्या कहलाया जाता है, रिडक्शन। तो आप समझो, अगर किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन आ रहा है या हाइड्रोजन जा रहा है, इसको तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, हाइड्रोजन आ रहा हो या ऑक्सीजन जा रहा हो, तो इसको हम लोग कह देते हैं रिडक्शन। इतना आपको समझना है सबसे पहले। ओके, डन है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो सकते हैं? तो आंसर है, अगर आपकी निगाह पीछे वाले पेज पे गई थी तो इसमें आपने, मुझे पता है आपका ध्यान कहाँ गया था, तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम। क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पहली बात तो, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन से है यहाँ पे, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन से है। तो अगर एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देखें अगर, तो लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन का जो जाना है वो रिडक्शन कहलाया जाता है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड दोनों बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अभी अगेन आप उस पर ध्यान मत दो, लेकिन कार्बन के अंदर अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन का आना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हों तो वो रिडॉक्स है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन आपको पीछे कराई गई थी ये भी रिडॉक्स थी, बट था हमारा फोकस सिर्फ रिडक्शन को देखना था। समझ गए बात? तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या आप समझे, ऐसे ही होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारी ऑक्सीडेशन करवाता है वो हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर की तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन, लेकिन करवाई किसने, ऑक्सीजन ने, तो ये हमारे लिए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे भी इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन इसने करवाई, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो रिडक्शन करवाए। जैसे हमारे रिडक्शन किसकी हुई, लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हुई, किसने करवाई, कार्बन ने करवाई। कैसे, इससे ऑक्सीजन खींच के, तो कार्बन की क्या हो गई, कार्बन क्या हो गया हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हुई, इसमें से ऑक्सीजन गया, किसने लिया, कार्बन ने लिया, तो वो कौन हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, इस तरीके को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कभी भी ऐसे लंबे समय तक याद ना रखें, लेकिन एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका ये है बच्चों कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब उल्टा होता है। ये आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जैसे यहाँ पे कार्बन की अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन हो रही है, बट ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो इससे ऑक्सीजन खींच रहा है ना। तो कंफ्यूज मत हो, चलो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है हमेशा उसके साथ वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो खुद ही रिडक्शन कर रहा है और खुद ही एजेंट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है हमेशा उसके साथ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक रिएक्शन है, अगेन मैंने बहुत देर से आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, और 1 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है इन दोनों में।
एजेंट नहीं पूछे हैं, एजेंट आपसे नहीं पूछे हैं, तो सिर्फ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है, बस आपको ये बताना है जल्दी से। एजेंट नहीं पूछे हैं, सिर्फ ये पूछा है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। इतनी देर में तो टाइप कर दिया होगा भाई, होशियार जनता है, होशियार जनता है भाई। ठीक है जी, आई होप आपने इतनी देर में तो टाइप कर दिया होगा कि सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था। अगर मैं ए रिएक्शन की बात करूं तो सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन जो है वो आ गया है। तो ऑक्सीजन का आना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यहाँ पे किसी की भी नहीं हो रही है। कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन था, वो मतलब इसके साथ था कॉपर और H2O बना। अब अगर आप ध्यान दें तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आ गया है, तो हाइड्रोजन की तो हो गई है ऑक्सीडेशन, लेकिन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया है तो इसकी हो रही है रिडक्शन। यानी फर्स्ट वाली रिएक्शन तो रेडॉक्स नहीं है, लेकिन सेकेंड वाली रिएक्शन रेडॉक्स भी है और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। समझ गए? डन है। चैप्टर खत्म होने के कगार पे आ रहा है बेटा। बेटा बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जो ये कोरोजन और रेंसिडिटी वाला टॉपिक है डिलीट हो गया है। एक्चुअली बात ये है कि डिलीट तो नहीं हुआ है, बट हाँ कोरोजन हमारे एसिड बेसिस मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। टीचर्स ने ये बोला होगा कि एक जगह करवाएंगे हम, बट ये आ रहा है सिलेबस में, तो इसकी आप वो मत लें। और अगर नहीं भी आ रहा है मान लो एक सेकंड को, तो भी ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पढ़ लेते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का, जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ ना कि कोरोजन क्या होता है, तो वो हमेशा बोलता है रस्टिंग ऑफ आयरन। बट आप भूलो मत, रस्टिंग ऑफ आयरन बस कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। कोरोजन किसी भी मेटल की हो सकती है, कोरोजन किसी भी मेटल की हो सकती है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, तो किसी भी मेटल के ऊपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इन सब के वजह से आने के वजह से उसका खराब होना, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एसिड, कोई और केमिकल के आने की वजह से उसका खराब होना, इसको हम कोरोजन कहते हैं। जैसे कॉपर के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और हम सब जानते हैं आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। अच्छा, आयरन की रस्टिंग के ऊपर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, यहाँ नहीं, वो एक्सपेरिमेंट वहाँ सही लगेगा तो वहीं करेंगे, उसे हम लोग कह देते हैं कोरोजन। तो क्या लिखा हुआ है, जब भी एक मेटल अटैक करता है बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, तो इसे हम बोलते हैं कि इसकी कोरोजन हो गई है ना। जैसे ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर आना, ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर आना, या ब्राउनिश कोटिंग आना किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ये एग्जाम्पल है कोरोजन के। अब आप सब जानते हैं, आप में से कुछ ने सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग शायद ना देखी हो, आप में से कुछ ने हो सकता है कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग ना देखी हो, लेकिन मेरा दावा है दावा क्या है, मतलब आप सभी ने आयरन की कोरोजन तो सभी ने देखी है। मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा जो 10th क्लास में पहुंच गया हो और उसने आयरन की कोरोजन ना देखी हो, अनटिल अनलेस उसकी आंखें ठीक हैं, नहीं है तो अलग बात है, बट उस सभी ने, आप सभी ने कोरोजन को देखा है, और इसीलिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोरोजन का रस्टिंग ऑफ आयरन ही है। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ही अगर वो है तो थोड़ा उसी के बारे में पढ़ लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलो आप मुझे बताओ, क्या किसी की भी कोरोजन होना अच्छी बात है या बुरी बात है? मतलब मन में बता दो, कमेंट सेक्शन पे क्या लिखना। आपके हिसाब से किसी की भी कोरोजन होना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ऑब्वियस है, कोरोजन होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे मेटल खराब होता है। जैसे आयरन है, आयरन में क्या होता है, जब हम आयरन को रिएक्ट करवाते हैं, जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, यही एक्सपेरिमेंट है जो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल में करेंगे, कि आयरन की कोरोजन के लिए दोनों का होना जरूरी है। पानी XH2O का मतलब होता है कितने भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ सकते हैं, 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द आयरन। तो आयरन को पानी और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत होती है, और जब ये जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं Fe2O3
डॉट XH2O, ये बनाते हैं Fe2O3 डॉट XH2O, ये फॉर्म कर लेते हैं Fe2O3 डॉट XH2O, ये इसको फॉर्म कर लेते हैं और ये बेसिकली रस्ट होता है और ये आयरन के ऊपर एक लेयर बनाता है, धीरे धीरे वहाँ से हटता है और उसे ख़राब कर देता है। अगेन अभी मैं सिर्फ बैलेंसिंग कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ बैलेंसिंग पे ध्यान ना दीजिएगा, ये बैलेंसिंग है बट ये रस्ट है। तो Fe और ऑक्सीजन पानी के साथ जुड़ के Fe2O3 डॉट XH2O फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि रस्टिंग अच्छी बात नहीं है तो उसको बचाना है, बचाए कैसे? तो आंसर है उसके ऊपर ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा। ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा तो एज अ रिजल्ट कोरोजन बच जाएगी। या फिर पेंट लगा दो, पेंटिंग का मतलब डिजाइन नहीं बनाना, पेंट लगा दो। फिर एक होता है गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है उसके ऊपर कोटिंग ऑफ जिंक कर दो, कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक के साथ क्या खास है भाई, जिंक जब ऑक्सीजन से खुद रिएक्ट होगा तो ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, लाइव लेक्चर जो कि हम लोगों ने मंडे को लिया था, तो उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बताया था कि एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बावजूद भी वो सालों साल खराब नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर वो लेयर टिके रह जाती है। जैसे रस्ट में क्या होता है, ये जो लेयर बनती है ऑक्साइड की, ये एक्चुअली वहाँ से झड़ के अलग हो जाती है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जिंक वाली लेयर उसके ऊपर टिके रहती है और वो आयरन को भी और खुद को भी कोरोजन होने से बचाती है। तो सिर्फ जिंक की लेयर लगाना इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। वहीं पे किसी भी और मेटल की लेयर लगाना, अदर मेटल, कोई भी अदर मेटल की कोटिंग लगाना लाइक गोल्ड, सिल्वर, इसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह देते हैं। अब आप मान लो मेटल के ऊपर आयरन के ऊपर गोल्ड की लेयर लगा दो, सिल्वर की लेयर लगा दो, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वो खराब नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो इनर्ट मेटल्स हैं, मतलब कि वो आसानी से रिएक्ट नहीं होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है। वाई वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन के ऊपर हम पेंट क्यों लगाते हैं आप सबको पता है, मुझे लगता है इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। इससे ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई, ये एनसीईआरटी का सवाल है, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई आयरन तक रुक जाती है और उसकी कोरोजन बच जाती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें तो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर इस चैप्टर में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन नाम की भी चीज़ है, तो आंसर है कि बैलेंसिंग, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये मैं इसके ऊपर एक मतलब कि एक अलग लेक्चर तो नहीं लेना चाहूँगा, बट बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये हम लोग मैं ऐसे, देखो मैं एक प्लान बनाता हूँ। प्लान क्या, चलो पहले रेंसिडिटी खत्म करते हैं फिर बात करते हैं। देखो रेंसिडिटी क्या चीज़ है, रेंसिडिटी का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसमें खाना है, खाने का सामान है कोई, जिसमें फैट है, ऑयल है, जो कि ज़्यादातर खाने में होते हैं। अगर फैट और ऑयल वाले खाने के अंदर ऑक्सीजन चला जाए गलती से, तो वो क्या करता है, वो खाने के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाता है। आई होप आप समझ रहे हो कि रेंसिडिटी और कोरोजन जो है ये एक्चुअली में हमारे पास हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। देखो कोरोजन में भी क्या हुआ, कोरोजन में भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ। हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में, जो कि दो ही पढ़ने हैं। इसके अच्छे इफेक्ट्स भी हैं बहुत सारे, कंबंशन वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह, पर हमें बुरे इफेक्ट्स पढ़ने हैं सिलेबस में। तो ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट हुआ, मेटल रिएक्ट हुआ तो खराब हुए। ये भी रेंसिडिटी में भी यही होता है, ये भी एक बैड इफेक्ट है। इसमें भी यही होता है कि अगर हमारे खाने में फैट है, ऑयल है, तो उस फैट या ऑयल वाले खाने में अगर ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, खाने का स्मेल, टेस्ट और ख़राब हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं खाना सिल गया, है ना, बेसिकली वही हो जाएगा। तो इसे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर मुझे खाने की रेंसिडिटी को रोकना है तो बट ऑब्वियस मुझे ऑक्सीजन को खाने के साथ रिएक्ट होने से रोकना है। अब मैं वो कैसे कर सकता हूँ, तो आंसर है उसके कुछ तरीके हैं हमारे पास। जैसे कि सबसे पहला तरीका है BHA और BHT। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, इन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, अगर आप इन्हें, ये खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं, अगर आप इन्हें खाने में डाल दोगे और मान लो आपके खाने के अंदर अगर ऑक्सीजन आएगा भी, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खुद पकड़ लेंगे पहले और खाने तक पहुंचने से रोक देंगे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये बॉर्नविटा वगैरह में, फ्रूट जूस वगैरह में डलते हैं। इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। इनकी फुल फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, आपको याद नहीं करनी है। BHA की है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT के मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन।
नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ आपको, ये इनकी फुल फॉर्म है बच्चों, ध्यान रखना, बट आपको याद नहीं करनी। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये खाने के सामान में डलते हैं ताकि अगर गलती से उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया तो ये खुद पकड़ लेंगे और खाने तक जाने से रोकेंगे। चिप्स के पैकेट्स के अंदर हम लोग हाइड्रोजन कह रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। आप जब चिप्स का पैकेट खरीदते हो उसमें जो हवा होती है वो एक्चुअली में नाइट्रोजन गैस होती है। अब होता क्या है, अगर मैं चिप्स के पैकेट में उसको नॉर्मली पैक कर दूंगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, और चिप्स में तो बहुत फैट और ऑयल होता है, तो वो खराब हो जाएंगे, बदबू आएगी, उसमें से सिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं बहुत तेजी से। इससे अंदर की सारी गैस बाहर आ जाती है और अंदर सिर्फ नाइट्रोजन बच जाती है, और खटाक से उसको पैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, अंदर नाइट्रोजन रह जाती है सिर्फ, या मोस्टली नाइट्रोजन रह जाती है, और वो रिएक्ट नहीं होती हमारे चिप्स के साथ, और एज अ रिजल्ट खाने को ऐसे कंटेनर्स में पैक कर दो जो एयर टाइट है। मतलब एयर टाइट है मतलब कि भैया उनमें से कुछ भी हो जाए चीज़ें अंदर बाहर नहीं होंगी। वैसे तो 100% एयर टाइट कंटेनर्स नहीं आते हैं, बट अगर आप कोई महंगा अच्छा एयर टाइट कंटेनर खरीदते हो तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ कंपनीज है मार्केट में, टप्पर वेयर, सिग्नोरा वेयर, नाम सुने होंगे आप सभी ने कि नहीं। तो उन सब चीज़ों में बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हवा को आने जाना ना के बराबर करने देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे खाने को भी लंबे, जैसे अगर मान लो मैं एक अच्छा एयर टाइट कंटेनर खरीदता हूँ, उसमें खाना रखता हूँ, और एक नॉर्मल एयर टाइट कंटेनर खरीदता हूँ जो मुझे कंजक में मिला था 10-20 रुपए का, जिसमें से छोले बाहर आ जाते हैं, राजमा अंदर रह जाते हैं, जो भी, उसमें हवा अंदर बाहर आएगी तो उसमें खाना जल्दी खराब होगा एज कम्पेयर टू उसमें ऐसा नहीं एयर टाइट में खराब ही नहीं होगा, क्योंकि 100% एयर टाइट कुछ भी नहीं होता। इसके बाद खाने को ठंडी जगह पे रखो, यानी कि फ्रिज में, बिकॉज ठंडी जगह के साथ क्या खास बात है, ठंडी जगह पे यानी कि कम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट नहीं होता है आसानी से, इसलिए ठंडी जगह पे रखने पे चीज़ें जल्दी खराब नहीं होंगी, उनकी लाइफ 1 दिन 2 दिन 3 दिन बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ठंडे टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे आसानी से रिएक्ट नहीं होता है। खाने को अंधेरे में रखो, बिकॉज लाइट में भी कई बार ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, लाइट में भी, हर बार नहीं लेकिन कई बार ऑक्सीजन रिएक्ट होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई चीज़ों के ऊपर लिखा होता है स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेसेस, ठंडी और अंधेरी वाली चीज़ों पे रखो, क्योंकि कई चीज़ें रोशनी में भी बड़े बड़े खराब होती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्यूम पैकिंग। आपने डेट्स यानी खजूर देखे होंगे, चीज़ या पनीर देखा होगा, इनके पैकेट्स कैसे आते हैं, इनकी सारी हवा खींच रखी होती है, इनको वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं। अब चिप्स में तो वैक्यूम पैकिंग नहीं कर सकते, स्कूल में टिफिन लेके जा रहे हो वैक्यूम पैकिंग नहीं, लेकिन खजूर में और पनीर में, चीज़ में वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, सारी हवा खींच के बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि जितने भी अंदर एयर होगी बाहर आ जाएगी और रेंसिडिटी से हम लोग बच जाएंगे। बात समझ में आ गई? ओके। अब बात रहती है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन की, तो बड़ा ही ध्यान से गौर फरमा के सुनना है आपको कि मैं आपका जो मंडे को सेशन लेने वाला हूं, मंडे को, उस मंडे के सेशन के अंदर हम लोग शुरू के, देखो क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको अभी 5-10 मिनट लगेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बैलेंसिंग अभी भी सिखा सकता हूँ। पहली बात तो बैलेंसिंग इस चैप्टर की सबसे इजी चीज़ है, बस उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग कुछ नहीं होता है, एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, उसको हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। मान लो मैं बोलूँ H2 + O2 गिव्स H2O। अब इसमें यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। पर अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ, इसके आगे 2 लगा दूँ, तो हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 1, मतलब 2 × में 1 2 और 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हो गए, तो अब ये बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंसिंग है, कुछ भी नहीं है। 2 का टेबल, 3 का टेबल आना चाहिए, 4 का टेबल आना चाहिए, बैलेंसिंग हो जाती है। बट बैलेंसिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बैलेंसिंग टीचर 5 मिनट में समझा देता है, बच्चा को लगता है कि मुझे आ गई, लेकिन एग्जाम में कोई रिएक्शन आती है और वो अटक जाता है। तो जब मैं मंडे को आपका जो लाइव सेशन हम लोग रात को लेते हैं, जो मैं लूँगा, उस सेशन के अंदर मैं केमिस्ट्री, पहली बात तो ये सेशन आपको देखना है, तब तक हम लोग वहाँ पे उसका लाइव सेशन लेंगे। लेकिन आपको अगर मैं उसके अंदर मान लो 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो 20 में से लगभग 5 से लेके 6 या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मैं बैलेंसिंग के लिए लेके आऊँगा। पहले शुरू के 5-10 मिनट में आपको समझाऊंगा कि बैलेंस रिएक्शन और अनबैलेंस रिएक्शन क्या है, जो कि रफली समझा दिया है। फिर समझाऊंगा कि हर एक रिएक्शन को बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है,
और फिर हम करेंगे MCQs, क्वेश्चन आंसर, जहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आसान आसान, मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस को भी हम वहाँ पे बैलेंस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी और करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। बात समझ में आई? लेकिन ये वन शॉट आपको तब तक देख के रखना होगा। आई होप आपको ये वन शॉट जो है वो अच्छा लगा हो। इसमें हमने साथ में एक्सपेरिमेंट्स किए, सब कुछ किया, और बैलेंसिंग को हम लोग मंडे वाले लाइव सेशन में, तो अगर आप ये वन शॉट देख रहे हैं तो प्लीज़ मंडे को रात को 9 बजे मैं बैलेंसिंग को सिखाऊंगा लाइव जाके। आपके डाउट्स भी लूँगा कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है बैलेंसिंग में, क्योंकि वो एक टॉपिक है जो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टीचर को समझाने में 2 मिनट लगते हैं, प्रैक्टिस आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी? तो ये वन शॉट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये एक्सपेरिमेंट वाली सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।